हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इससे आपके रेलवे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक टेबल का कैसे इन्वेंशन हुआ, कैसे खोज हुआ, उसके बारे में दिया गया है। पीरियोडिक टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे पूरा। इसका ये पार्ट 1 है। इससे पहले यदि आप चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। रेलवे का एग्जाम डेट भी आ गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। हमारे आसपास में अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। हमारे आसपास में पदार्थ, तत्व, मिश्रण, यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। आज तक 114 तत्व का पता चला है। कितना? 114 तत्व का एनसीईआरटी का डाटा है, पता चला है। तत्व के गुणधर्म के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन कार्य है। सर्वप्रथम लेवोसिये ने तत्वों को धातु व अधातु में वर्गीकृत किया था। सर्वप्रथम किसने? लेवोसिये ने धातु व अधातु में वर्गीकृत किया था तत्व को, ठीक है ना। हमारे आसपास में जो भी तत्व पाए गए थे धातु अधातु को। डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या कहता है समझिएगा। सन 1817 में, कब? 1817 में जर्मन रसायनज्ञ, जर्मनी का एक रसायन शास्त्री था, इनका नाम था वुल्फगांग डोबेराइनर। फुल नाम जो था वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जो भी समान गुणधर्म था, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ समूह को 3-3 तत्वों के रूप में चुना और उसे त्रिक कहा। मतलब एक ऐसा समूह बनाया जिसमें 3-3 तत्व को रखा गया और उसे क्या कहा गया? त्रिक कहा गया, ठीक है ना। तो डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। पूछा जाता है क्वेश्चन, त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोबेराइनर ने कब खोज किया था? 1817 में। जर्मन वैज्ञानिक था, इनका पूरा नाम जो था वुल्फगांग डोबेराइनर था। इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिसे क्या कहा? त्रिक कहा। त्रिक के नियम के अनुसार, ठीक है, त्रिक नियम के अनुसार मध्य तत्व जो होता है, बीच वाला जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान, जो भी जैसे सोडियम है आपका यहाँ पे, उसका परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। शेष जो भी 2 तत्व है ना, ऊपर वाला लिथियम और पोटेशियम, ये दोनों के औसत के बराबर होगा। क्या होगा? औसत के बराबर होगा। त्रिक नियम के अनुसार क्या बताया डोबेराइनर ने? मध्य का जो तत्व होगा, मध्य वाला जो तत्व होगा, वो शेष दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। औसत मान के बराबर होता है। तो त्रिक याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है और भर भर के पूछा जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये तीनों समूह याद रखेगा। अब कहता है महत्वपूर्ण तथ्य जो था, कहता है डोबेराइनर ने सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। तो सबसे पहला उत्प्रेरक डोबेराइनर ने किसकी खोज की थी? प्लेटिनम की, सबसे पहला उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। अब देखिए डोबेराइनर का त्रिक नियम खत्म हुआ। अब यहाँ पे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम देखिएगा क्या कहता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम दिया था। कब दिया था? 1865 में अष्टक नियम दिया था। उन्होंने तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार, किसके? तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। किस रूप में व्यवस्थित किया? डायरेक्ट लाइन पूछा जाता है, जो अंडरलाइन किया है ना। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम को किस प्रकार व्यवस्थित किया था? तो तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। ये डायरेक्ट लाइन पिछले बार भी पूछा गया था। 8वें तत्व के गुणधर्म पहले, ये भी लाइन था, 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान थे। 8वें तत्व के गुणधर्म जो थे वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान थे। जैसे कि संगीत में आप सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से पहला तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान था। ऐसा ही इन्होंने संगीत के जैसा ही उन्होंने सजाया। 7वें स्वरों के बाद 8वां स्वर पहले स्वर के जैसा आता है, तो पहला और 8वां एक जैसा, ठीक है। इसी तरह न्यूलैंड ने अष्टक नियम 1865 में दिया। इसका 2 लाइन याद रखिएगा। एक लाइन ये, तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, और दूसरा लाइन ये याद रखिएगा, उसका 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान था। ये दोनों लाइन जो है एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में भर भर के पूछा गया है, पिछले साल भी। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के दोष, कुछ गुण थे तो उसके कुछ कुछ दोष भी थे, तो ये याद रखना है। ये सारा पॉइंट जो दोष भी बता रहे हैं, ये सारा दोष पूछा गया है पिछले एग्जाम में। इसमें यह पाया गया है कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है? केवल और केवल कैल्शियम तक। ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इसके पश्चात प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले से गुणधर्म से नहीं मिलता है। इसके बाद जो था वो पहले प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। तो ये पॉइंट्स पूछा गया था कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का कहाँ तक लागू हुआ? तो केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। दूसरा पॉइंट्स में दिया गया है, यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही ठीक तरह से लागू हो सका, भारी तत्वों पे लागू नहीं हो सका। तो केवल और केवल हल्के तत्वों पर ही ठीक तरह से लागू हो सका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कुल 56 तत्व होते हैं।
न्यूलैंड ने टोटल 56 तत्वों का खोज किया था। ये पॉइंट्स पूछा जाता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में टोटल 56 तत्वों का ही खोज हुआ था। तो बोला गया था इस सिद्धांत के अनुसार, न्यूलैंड के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कुल 56 तत्व होते हैं एवं भविष्य में कोई भी नया तत्व नहीं मिलेगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में ये बताया गया था कि भविष्य में कोई भी नया तत्व नहीं मिलेगा। तो ये एक दोष ही था जो कि बाद में मिला। परंतु जब नए तत्व की खोज हुई तो उनके गुण अष्टक नियमानुसार नहीं थे। जब नया तत्व का खोज हुआ तो उसका जो गुणधर्म था वो अष्टक के नियम के अनुसार नहीं मैच किया। तो ये भी क्या था, न्यूलैंड के अष्टक नियम का दोष था। तो ये बात आप समझ गए। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, ये तीनों पॉइंट्स आपके आरआरबी के, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन सारे में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। पहले आपको डोबेराइनर का तरीक, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक बताया, अब मेंडलीव का आवर्त सारणी चलते हैं। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जो है, मुख्य श्रेय तत्वों का जो वर्गीकरण मेन रूप से किया था उसका मुख्य श्रेय जो है देमेत्री मेंडलीव को, इसका पूर्ण नाम था देमेत्री इवानोविच मेंडलीव, देमेत्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को कैसे व्यवस्थित किया, मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। एक लाइन ये जो है इसको याद रखिएगा, तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। ये लाइन जो है डायरेक्ट पूछा गया था पिछले बार ग्रुप डी में। तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती गुणनफल होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो होता है उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। पिछले बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछने की संभावना है। देखिएगा, यदि इस पूरे एनसीईआरटी सीरीज को कर लेते हैं, 9th और 10th का एनसीईआरटी हम कराएंगे आपको, यदि आप पूरा कर लेते हैं तो आपको रेलवे में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, इस सारणी में मुख्य 2 भाग होते हैं। देखिएगा, 36 पंक्ति को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जो आप आवर्त सारणी देखते हैं ऐसे ऐसे जो खड़ा खड़ा है इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, और जो ऐसे पड़ा पड़ा है इसको क्या कहते हैं, इसको आवर्त कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, आवर्त किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं। अब देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ थी। 7 कैसी थी, क्षैतिज पंक्तियाँ थी, इन्हें आवर्त कहते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी जो था पॉइंट नंबर 1 में याद रखिएगा, ऐसे ऐसे 7 गो था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितना था, 7 था। 7 लाइन, क्षैतिज पंक्ति 7 गो था, जिसे क्या कहा, आवर्त कहा। तो आवर्त आप समझ गए, आवर्त किसको कहते हैं, तो क्षैतिज पड़े हुए पंक्ति को आवर्त कहते हैं। तो आवर्त आप समझ गए, पॉइंट नंबर 1। तो फिर कहा गया है पहली पंक्ति में आवर्त में 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम हैं, इसे लघुत्तम आवर्त कहते हैं। पहला जो यहाँ पे ऊपर में हाइड्रोजन, इधर हीलियम देखते होंगे पीरियोडिक टेबल में, तो पहले आवर्त में क्या था, केवल 2 तत्व थे, जिसे लघुत्तम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुत्तम आवर्त कहते हैं। दूसरा पॉइंट में चलिएगा, दूसरे व तीसरे में 8 तत्व होते हैं। दूसरे और तीसरे में कितना होते हैं, 8 तत्व होते हैं, और प्रत्येक को लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु आवर्त। पहले को लघुत्तम आवर्त, दूसरा और तीसरा को लघु आवर्त कहते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। कितना होते हैं, 18 तत्व होते हैं, जिसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। चौथे और 5वें को। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, जिसे दीर्घतम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घतम आवर्त कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है 7वां। तो 7वें आवर्त जो होता है वो अपूर्ण होता है। इसमें कुल 19 तत्व आते हैं। 7वें आवर्त में कितना तत्व आते हैं, 19। तो पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा आवर्त को अपूर्ण आवर्त कहते हैं, तो 7वें आवर्त को। ठीक है, नोट पॉइंट में दिया गया, दूसरे आवर्त के तत्व लिथियम से फ्लोरीन तक, तीसरे आवर्त के तत्व सोडियम से क्लोरीन तक के तत्व प्रतिनिधि अथवा प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। ठीक है, नोट वाला पॉइंट्स को पढ़िएगा। कहता है दूसरे आवर्त के तत्व लिथियम से फ्लोरीन और तीसरे आवर्त के तत्व सोडियम से क्लोरीन, ये आपका मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसके अनुसार है, का प्रतिनिधि अथवा प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। अब देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 9 वर्ग था। ऐसे ऐसे जो वर्गों की संख्या थी वो कितनी थी, 9 थी। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, 9 वर्ग थे, जिन्हें रोमन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 0 द्वारा दर्शाया जाता था। कितना, किसके द्वारा, 0 के द्वारा दर्शाया जाता था। 1 से लेकर 7 तक के प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्ग ए और बी में विभाजित किया गया। वर्ग 1 से 7 तक को क्या, 2 उपवर्ग ए और बी में विभाजित किया गया। वर्ग 8 में कुल 9 तत्व 3-3 के समूह में है। 0 वर्ग में अक्रिय गैस को रखा गया। 0 वर्ग में किसको रखा गया, अक्रिय गैस को। वर्ग 8 में कुल 9 तत्व थे, जिसे 3-3 के समूह में है। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता को समझिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता थी, तो तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन, तत्वों का व्यवस्थित, मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता थी, तो तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन कर पाते थे। मेंडलीव ने प्रथम बार तत्वों को आवर्ती व वर्गों में व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने पहली बार तत्वों को आवर्त और वर्ग में व्यवस्थित किया। इन्होंने तत्व को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि किसी विशेष वर्ग में एक समान गुणधर्म वाले तत्व ही व्यवस्थित हुए।
किसी विशेष वर्ग में, जो विशेष वर्ग कोई भी वर्ग था उसमें एक समान गुणधर्म वाले ही तत्व क्या थे, व्यवस्थित थे। एक समान गुणधर्म वाले वर्ग में जो रखा गया, एक समान गुणधर्म वाले तत्व को ही व्यवस्थित किया गया मेंडलीव ने। यह पहला उपयोगिता था मेंडलीव के आवर्त सारणी का। दूसरा पढ़िएगा, दूसरा कहता है तत्वों के गुणों का अध्ययन। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में किसी तत्व विशेष का अध्ययन करने से ही उस समूह के अन्य सभी तत्वों का अध्ययन हो जाता है। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, किसी तत्व विशेष का अध्ययन करने से उस समूह के अन्य सभी, मान लेते एक तत्व के बारे में एक समूह में आपने अध्ययन कर लिया, इस सारे तत्व के बारे में आपका अध्ययन हो जाता है। उस सारे तत्व का गुणधर्म एक ही समान रहता है तो हो ही जाएगा। तो ये बात तो कॉमन था। तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या बोला, नए तत्वों की खोज। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था। मेंडलीव ने क्या किया था, रिक्त स्थान छोड़ दिया था कि बाद में यदि कोई तत्व मिलेगा तो उसको वहाँ पे रखेंगे तथा उसके गुणों को भी भविष्यवाणी की जो बाद में सत्य हुए। ये बोला था मेंडलीव, उसका जो गुण था उसके बारे में पहले भविष्यवाणी किया दिया था, पहले ही तत्व खोज होने से पहले ही, जो बाद में क्या हुआ, सत्य सिद्ध हुआ। चौथा पॉइंट है संदेहपूर्ण परमाणु द्रव्यमानों का सुधार। आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की स्थिति से उसकी संयोजकता ज्ञात की जा सकती है। किसी भी तत्व का यदि आप परमाणु संख्या जान लेंगे तो उसकी संयोजकता आप ज्ञात कर लेंगे तथा उसका तुल्यांकी भार भी ज्ञात होने से परमाणु भार भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि उसका तुल्यांकी भार आप ज्ञात कर लेंगे तो उसका परमाणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ सीमाएँ थी। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत से तत्वों को वर्गों व आवर्तों में वर्गीकृत करने में सहायक है, लेकिन फिर भी इससे कई कमियां हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गों व आवर्तों में वर्गीकृत करने में सहायक है, लेकिन इसमें फिर भी कई कमियां पाई गई, जो कि इस प्रकार है। पहला है हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। वर्ग ए में क्षार धातु के साथ भी रखा गया है, जबकि वर्ग 7 में उपस्थित हैलोजन के साथ भी समानता दर्शाता है। अच्छा, हाइड्रोजन को तो वर्ग 1 में ही रखा गया है, लेकिन वर्ग 7 के जो हैलोजन फैमिली है उसके साथ भी हाइड्रोजन समानता दर्शाता है। तो ये पहला इसका कमी था। क्या था, हाइड्रोजन वाला कमी, पहला कमी था। दूसरा कमी देखिएगा, दुर्लभ मृदा तथा ट्रांस यूरेनिक तत्वों का स्थान। तो दुर्लभ मृदा तत्वों के रासायनिक गुणों में समानताएं हैं, परंतु परमाणु भार भिन्न है। फिर भी 14 तत्वों के तीसरे उपसमूह भी छठे आवर्त में एक साथ रखा गया, जो उचित नहीं है। क्या है, उचित नहीं है। इसको फिर से समझिएगा। कहता है दुर्लभ मृदा तत्व जो दूसरा वाला दुर्लभ मृदा तत्व, दूसरा वाला वर्ग, रासायनिक गुणों में समानता है। रासायनिक गुण इसका क्या है, समान है, परंतु इसके परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। फिर भी इन 14 तत्वों को तीसरे उपसमूह छठे वर्ग में एक साथ रखा गया। तो मेंडलीव ने तो परमाणु भार के अनुसार सजाया था ना। अब चलते हैं अक्रिय गैस का स्थान। अक्रिय गैस का उचित स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं था। अक्रिय गैस का उचित स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं था। ये भी क्या थे, उसकी कमी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी का। अक्रिय गैस यानी कि नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी हैं। नेक्स्ट चलते हैं समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिकों का स्थान देखिएगा, समस्थानिक या संभारिक की खोज में से यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता है। तत्वों का मूल लक्षण क्या होता है, उसका परमाणु भार नहीं होता है। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक किसको कहते हैं, जिसके परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। और संभारिकों के परमाणु भार समान होते हैं। संभारिक किसको कहते हैं, जिसका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। तो उक्त मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या हुआ था, समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था। ठीक है, तो ये आवर्त सारणी का पार्ट 1 है। इसी तरह का पार्ट 2 भी आएगा, जो कि यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी देख रहे होंगे आप, तो ये पार्ट 2 आएगा इसके बाद। ठीक है, अब ये पार्ट 2 आएगा इसी तरह। यदि इसके पहले वाला चैप्टर आप नहीं कर रहे हैं तो वो जाके देख लीजिए, रेलवे एग्जाम में आपको 100% फ़ायदा करेगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा प्रेस कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे अपने मित्र के साथ। थैंक यू।